चलोगे जब इस थ्योरी को आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए प्रेडिक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई उत्पादन फलन कि उत्पादन किस किस का फंक्शन है, उत्पादन कैसे निकल कर आता है। जो आउटपुट निकालते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए ना, तो इनपुट से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। तो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें जो ये फैक्टर है वो हमें उत्पादन करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। ये उत्पादन का फलन क्या हो जाएगा कि उत्पादन किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में आपको एक बार बेसिक मैं आपको करवा देती हूँ। हो सका तो एक ही वीडियो में ये मैं कंप्लीट थ्योरी करवा दूंगी, अगर ज़रूरत रही तो सेकंड वीडियो आपके लिए लेकर आनी पड़ेगी। तो इसको एक बार बेसिक समझ लेते हैं। तो उस बेसिक करवा रही हूँ, इसके आगे बताऊंगी फंक्शन ये सिंपल एक बार देख लो आप कि प्रेडिक्शन फंक्शन इज प्योरली टेक्निकल रिलेशन विच कनेक्ट्स फैक्ट्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसका मतलब क्या है कि इनपुट और आउटपुट के ध्यान रिलेशन को दिखाता है प्रेडिक्शन फंक्शन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि क्या जो प्रेडिक्शन फंक्शन है कैसा हो, टेक्निकल रिलेशन है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इनके बहुत सारे मेथड होते हैं। तो कई प्रोसेस से हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन को करते हैं। तो प्रेडिक्शन की प्रोसेस क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट है कि लेबर और कैपिटल उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए यहाँ पर, और सारी चीज़ों को तो एक डायग्राम में आप दिखा नहीं सकते। तो मेनली किस चीज़ को लेकर चलोगे आप, लेबर को और कैपिटल को लेकर चलोगे। तो लेबर और जो कैपिटल को यहाँ पर आप लेकर चलोगे तो देखिए हो सकता है कि एक ऐसी प्रोसेस हो, एक इस तरीके से आप प्रोडक्शन करते हो जिसमें 2 यूनिट लेबर का यूज करते हो और 3 यूनिट जो हो कैपिटल का यूज करते हो। या दूसरी जो प्रोसेस है वो ऐसी हो आपकी, आप जिसमें 3 लेबर का यूज करते हो और 2 कैपिटल का यूज करते हो। या फिर ऐसी हो सकती है तीसरी प्रोसेस, तीसरा मेथड इस तरीके का हो सकता है कि आप 4 लेबर और 1 कैपिटल का यूज करते हो, ठीक है ना। तो कोई भी प्रोसेस हो सकती है, किसी भी तरीके से कोई भी आपका मेथड हो सकता है। तो देखिए जब आप क्या करते हो, जब आप लेबर की यूनिट्स कितना लेते हो 2, तो उस टाइम पर आप कैपिटल को कितना ले रहे हो, इतना। उसके बाद आप देखिए सेकेंड आपने क्या लिया, 3 आपने लेबर की ली और 2 आपने कैपिटल की ली, एक ये प्रोसेस हो जाएगी। फिर क्या है, आपने 1 कैपिटल की ली और 4 आपने लेबर की ली, 4। तो अगर आप इन को मिला देते हो, इन पॉइंट्स को, एक तो ये प्रोसेस इस तरीके की निकल कर आएगी, एक सेकंड ये निकल आएगी और थर्ड आपकी ये निकल आएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रोसेस है कि या प्रोडक्शन प्रोसेस है या मेथड ऑफ प्रोडक्शन है कि किस किस तरीके से हम उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आइसो क्वांट होता क्या है, ठीक है ना। आइसो का मतलब होता है समान, क्वांट का मतलब होता है उत्पादन की समान उत्पादन, एक ऐसा करो जिसके ऊपर समान उत्पादन को दिखाया जा रहा है। तो आइसो क्वांट क्या है कि एन आइसो क्वांट इंक्लूड्स इज द लोकस ऑफ, ठीक है ना। एन आइसो क्वांट इंक्लूड्स किस चीज़ को इंक्लूड करता, ऑल द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड। देखिए टेक्निकली एफिशिएंट मेथड है ना ये, कि हमने या तो ये लिया या ये लिया इस तरीके से, ठीक है ना, मेथड्स को। और ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉम्बिनेशन है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि एक उत्पादन अगर हम इसको मिला देते हैं कुछ इस तरीके से, अगर आप इसको मिला दोगे तो ये आइसो क्वांटी तो बनता है। तो ये बता रहे हैं कि जो आइसो क्वांट है ना उसकी डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि आइसो क्वांट की डेफिनेशन क्या है कि एन इंक्लूड्स ऑल द टेक्निकल एफिशिएंट मेथड, ये टेक्निकल एफिशिएंट मेथड हैं। फिर क्या करते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट एक दिए हुए लेवल पर, ठीक है ना, एक दिया हुआ लेवल दिखाता आउटपुट का। लेवल का क्या मतलब है, एक आइसो क्वांट एक ही उत्पादन को दिखाएगा। मान लेते कि यहाँ पर हम 100 यूनिट का ले लेते तो पूरे पर 100 यूनिट ही रहेंगी, चाहे आप 3 लेबर 3 कैपिटल 2 लेबर का यूज करो या फिर 2 कैपिटल 3 लेबर का या फिर 1 कैपिटल 4 लेबर का यूज करो, कोई भी अगर आप लेते हो तो इस तरीके से निकल कर आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आइसो क्वांट, वैसे तो जिस तरीके से इंडिफरेंस करव किया था, इंडिफरेंस करव भी कैसा था, अगर मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ में बताती चलूँ इंडिफरेंस करव के बारे में तो आप अच्छे समझ जाओगे। देखिए जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड हुई हैं वो सारी की सारी आप अच्छे तरीके से देखिए, स्किप मत कीजिए किसी भी चीज़ को। अगर आप स्किप करोगे तो आगे वाली चीज़ें नहीं समझ पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में मैंने आपको बताया कि बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी है,
ठीक है, और माइक्रो के लिए ml झिंगन आप ले सकते हो। देखिए इंडिफरेंस करो क्या था, इस तरीके का था, और आइसो क्वांट भी कैसा, इस तरीके का। ये आइसो क्वांटा भी आपने निकाल लिया है, तो ये आइसो क्वांट की डेफिनेशन आपने देख ली है। अब देखिए जब आपने इसकी विशेषताएं की थी तो आपने क्या कहा था कि इंडिफरेंस करो क्या एक दूसरे को कटे नहीं करते, वैसे ही आइसो क्वांट भी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि एक ये वस्तु के उत्पादन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, एक आइसो क्वांट पर। दूसरा क्या है कि आइसो क्वांट क्या है, ना तो वो इस तरीके के हो सकते हैं, ना ही वो इस तरीके के हो सकते हैं, और ना ही वो इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या हो सकते हैं, इस तरीके के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ना ही ये इस एक्स को टच करेंगे, और ना ही ये सारी की सारी वो सेम विशेषताएं हैं जो वहाँ पर थी। तो अब देखिए ये तो मैंने आपको इसकी विशेषताएं बता दी, सेम उसी की तरह है जो इंडिफरेंस करव की थी। अब उसके बाद देखिए डेफिनेशन के बाद कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट 2-4 बातें लिखी हुई हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ क्या है। अब देखिए यदि आपका आइसो क्वांट लीनियर है, अगर वो ये क्वेश्चन आते हैं बहुत बार कि यदि आइसो क्वांट लीनियर है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा है कि जब कोई भी आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हो ना, लेबर और कैपिटल में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। लेबर की जगह बिल्कुल आप कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और यानी कि बिना लेबर के, देखो जब लेबर जीरो करते हो ना तो इतना कैपिटल के द्वारा इस वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, या फिर कैपिटल जीरो कर सकते हो करके आप इतना लेबर का यूज करके क्या कर सकते हो, उस वस्तु को उत्पादित कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब जहाँ पर एक फैक्टर को जीरो करके दूसरे से इस काम चलाया जा सकता है। इसलिए जब ये लीनियर होगा ना आइसो क्वांट, तो इसका मतलब वो आपसे पूछेगा कि जब लीनियर आइसो क्वांट है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि फैक्टर के बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में। यदि है ये इस तरीके का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि लेबर और कैपिटल को आप सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जब उत्पादन करोगे किसी वस्तु का तो दोनों को एक कांस्टेंट रेशो में ही बढ़ाओगे, ऐसा नहीं है कि एक को कम या ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लेबर और कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद इसी को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप इस तरीके से बढ़ाओगे इतना लेबर को, पहले इतनी लेबर थी, फिर इतनी की, फिर इतनी कैपिटल थी, इतनी की, तो सेम उसमें बढ़ना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरे बताइए इन पॉइंट्स को अगर मिला देते तो राइट एंगल, तो वो करें कि ये देखिए जब इस तरीके से बनता तो वो करें कि ये राइट एंगल है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसी को नाम दिया गया ल्यूनटिव आइसो क्वांट, ठीक है, जिसने इनपुट आउटपुट जो मॉडल दिया था ना, तो वो इनपुट आउटपुट मॉडल में आप देखोगे लेबर और कैपिटल को क्या सब्स्टिट्यूट से नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ल्यूनटिव आइसो क्वांट है। फिर एक होता किंक्ड लीनियर प्रोग्रामिंग, किंक्ड आइसो क्वांट। किंक्ड आइसो क्वांट का क्या मतलब है, देखिए ये बिल्कुल राइट एंगल जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ से ना इस तरीके का, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर से तो ऐसा ही है, ठीक है ना, यहाँ जाकर। इसका मतलब क्या, इतने एरिया में फैक्टर का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये जो कर्व यूज होता है ना इस तरीके का आइसो क्वांट, वो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। लीनियर प्रोग्रामिंग आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में इस तरीके का जो आइसो क्वांट है वो यूज होता है। दूसरा अब देखिए जो आपका रियल आइसो क्वांट है, ये है ना रियल आइसो क्वांट, तो आपने ये ही स्टडी करना है। अब ये क्यों है, क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए ये आइसो क्वांट आपको क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है ना कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा है, लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट से किया जा रहा है, लेकिन एक रेंज तक। इसके बाद अगर आप यहाँ से आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा लेबर और कैपिटल का। तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल को क्या है, एक रेंज तक सब्स्टिट्यूट, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, लेकिन एक रेंज के बाद क्या होगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, इसको स्मूथ लेकर चलते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसको। अब देखिए इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट है कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी सीमांत उत्पादकता किसकी, उत्पादन के जो साधन हैं उनकी सीमांत उत्पादकता के बारे में आप जानोगे।
सेकंड देखिए क्या जाना कहता हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एंड इलास्टिसिटी ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन। जैसे वहाँ पर आपने देखा था ना कि इंडिफरेंस करो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर MRTS भी बोलते हैं उसको, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और MRS भी बोल देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल या कैपिटल एंड लेबर। तो इस उसकी इलास्टिसिटी के बारे में जानोगे, लोचशीलता के बारे में, लोचता के बारे में। फैक्टर इंटेंसिटी यानी कि किस रेट से हम लेबर का यूज करेंगे, किस से हम कैपिटल का, यानी कि कितना हम लेबर का यूज करेंगे किसी उत्पादन करने में और कितना हम कैपिटल का यूज करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानोगे। देखिए मान लेते हैं कि दो फर्म है, ए फर्म और बी फर्म। ए जो फर्म है उसके पास भी उतने फैक्टर्स हैं और जो बी फर्म है उसके पास भी हो सकता है कि इतने फैक्टर्स होते हुए बी का उत्पादन ए की बजाय ज़्यादा हो, तो वो एफिशिएंसी के कारण होता है। देखिए जब आप पढ़ोगे ना, अभी आप लेक्चर देख रहे हो, तो इस लेक्चर को देखकर जब आप अटोगे ना और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, जितने बच्चों ने यहाँ पर ये जो इस ऐप से इस कोर्स को परचेज किया है उसमें से देखना कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं कि बहुत कम लाभ उठा पाएंगे, कुछ ऐसे हैं कि लेकर भी पढ़ेंगे भी नहीं, तो हर एक तरीके के। तो उसी प्रकार से जो एफिशिएंसी प्रोडक्शन के बारे में जानोगे, रिटर्न टू स्केल के बारे में जानोगे, ठीक है ना, जो भी रिटर्न्स मिलेंगे उनके बारे में जानोगे, लॉन्ग रन शॉर्ट रन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखोगे। इस पूरे को अगर हम एक मैथमेटिकली एक इक्वेशन में दिखाते हैं तो वो इक्वेशन इस तरीके से दिखाई जाएगी कि जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है लेबर इनपुट के ऊपर, कैपिटल इनपुट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, लैंड इनपुट के ऊपर, रिटर्न टू स्केल के ऊपर और दूसरा एफिशिएंसी पैरामीटर के ऊपर। ठीक, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या है, आउटपुट डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप देखिए इसको और इसको एक बार हम छोड़ देते हैं, इसको लैंड को और इसको, ठीक है, रॉ मटेरियल को, तीन को यहाँ से निकाल देते हैं। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर जो भी फैक्टर के प्राइस होते हैं ना वो प्रोडक्शन फंक्शन में लेकर नहीं चलते, क्योंकि वो तो जो फर्म उत्पादन करती है तो उसी टाइम पर उनका डिसीजन लेती है उत्पादन करते वक्त, ठीक है, कि कितना उत्पादन करेगी कितना नहीं करेगी, तो वहाँ पर फैक्टर प्राइस को वो देखेगी। इस प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर के प्राइस को नहीं दिखाया जाएगा। अब देखिए इनको जब छोड़ देते तो इसका मतलब क्या, एक्स इसमें से, यहाँ में से, वाई में से अगर हम इनको माइनस करते, ठीक है, इन दोनों को, आर को माइनस कर देते, रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है, देखिए वाई में से अगर हम माइनस कर देते, वाई में से आर, ये है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखिए कोई भी जब किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हो, मान लेते हैं कि कोई कार बनाने एक ओडी बनाई जा रही है, तो सेकंड ओडी में भी उतना ही रॉ मटेरियल लगना। उसमें आप एक घर को जब बनाओगे तो आपको पता है लगभग आइडिया दे देता है कि इतना आपका यहाँ पर मटेरियल यूज होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको निकाल कर सिंपल ये लिख लेते हैं अब फंक्शन जो कि जो हमारा जो भी वैल्यू एडिड है, इनकी जो भी हमारा उत्पादन है वो डिपेंड करेगा लेबर के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और रिटर्न टू स्केल के ऊपर और किसके ऊपर, एफिशिएंसी पैरामीटर के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करेगा। सारी की सारी ये जितने भी हैं वो फ्लो वेरिएबल्स हैं। फ्लो वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, एक टाइम पीरियड पर जिनको मेजर किया जा सके। एक होता है स्टॉक वेरिएबल, ठीक है ना, एक जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, एक होता है फ्लो वेरिएबल जिसको एक टाइम पीरियड पर हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए जो ये यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रही हूँ, उस डायग्राम में आप देखिए क्या दिखाने की कोशिश की गई है। ये थोड़ा सा जो आप पढ़ते हो उससे हटके है, लेकिन यहाँ से अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज को डेवलप करना चाहोगे तो हो जाएगी, नहीं करना चाहोगे तो फिर तो नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लेकर चलते, देखिए यहाँ पर हमने लेबर को लिया है और यहाँ पर हमने किसको लिया है, एक्स, यानी कि उत्पादन लिया है, ठीक। और ये जो एक कर्व बना है मैंने इस तरीके से यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो हम फंक्शन कर रहे थे ना कि जो ये आउटपुट था ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये आउटपुट था, ये वैल्यू एडिड बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये फंक्शन है किस चीज़ का, ये फंक्शन था अभी देखा आपने लेबर का, कैपिटल का और वी का और इस चीज़ का, ठीक है, जो गामा एफिशिएंसी या रिटर्न टू स्केल, इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब लेबर ले रहे हैं तो लेबर में चेंज करेंगे, ये लेबर है तो यहाँ पर आप लिखोगे ये एल है और ये जो ये के है, वी है और ये जो गामा है ये यहाँ पर रहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। इसको 1 ले लेते हैं। अगर यहाँ पर लेबर को बढ़ाया जाएगा
तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और बढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, ये सिर्फ लेबर के बढ़ाने की बात की जा रही है कि पहले ये इतनी थी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी, ये सारे यहाँ पर 1 मान लिया, 2 मान लोगे, 3 मान लोगे। उसी प्रकार से यहाँ पर कैपिटल की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल की बात हो जाएगी। तो जहाँ पर ये है कि x इक्वल टू फंक्शन है, यहाँ पर k आ जाएगा, बाकी और फैक्टर क्या रहेंगे, ये जितने भी हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रह जाएंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेंगे आपके, ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। अब यहाँ से अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ती चली जाएगी, इसलिए जब कैपिटल बढ़ती चली जाएगी तो उसकी उत्पादकता भी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए इस डायग्राम को, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दिखाया गया है, यानी कि क्या दिखा रहा है, ये जो लाइन का स्लोप है ना, ये जो डायग्राम का स्लोप है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स को दिखा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, जब फैक्टर में चेंज होता है तो उससे जो आउटपुट में जो चेंज आएगा, ठीक है, वो मार्जिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है। तो ये जो स्लोप है ना इन लाइन का, ये किसको दिखाता है, फैक्टर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। और जो ये इस तरीके का बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे आप फैक्टर का यूज करते जाओगे वैसे वैसे इनकी उत्पादकता है ना, पर जैसे यूनिट आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इनकी जो उत्पादकता वो गिरती चली जाएगी। देखिए इसको एक डायग्राम में मैं आपको यहाँ पर हल्का सा आपको बता देती हूँ। देखिए जब करो इस तरीके का होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने फैक्टर इतना है, मान लेते कि लेबर लो या कैपिटल लो, आपका आउटपुट इतना है, आपने फैक्टर को इतना इंक्रीज किया, L से L1 किया, आपका उत्पादन इतना हुआ। ठीक है, Q से Q1 हुआ। अब इसको सेम उसमें ही रखना, तभी आप इसकी जांच पड़ताल कर पाओगे। तो ये आपने L से L1 से L2 किया, अब देखिए आपका आउटपुट इतना हुआ, अब इतना ही आप लीजिए। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये फैक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका उत्पादन जो है ना इंक्रीज तो होगा, बट क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, अब आगे आप ये देखिए, उसके बाद देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकते हैं। तो कोई भी फर्म कहाँ पर काम करना पसंद करेगी, वहाँ तक काम करना पसंद करेगी जहाँ तक उसकी फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव है। और जो आइसो क्वांट, जो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, इसके हर पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, डिक्रीज तो हो रही है, भले ही डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है। अभी बताती हूँ, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से आप समझ जाओगे क्या है और क्या नहीं है। तो ये आपने देख लिया ना कि जो ये लाइन का जो स्लोप है वो किसको दिखा रहा है, फैक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है। अब हम एक साइड लेते हैं लेबर का, एक साइड लेते हैं किसका, कैपिटल का, और बताऊंगी यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। और आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हो इसलिए क्वेश्चन क्या है, सोल्व नहीं होते। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस एक्स पर हम लेते हैं लेबर को, और यहाँ पर हम लेते हैं कैपिटल को। यहाँ पर वही कमोडिटी या आउटपुट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स है जो आउटपुट की फॉर्म में हमने दिखाया था। ओ एक्स पर हमने लेबर को लिया है, और यहाँ पर जैसे ये डायग्राम बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। और फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो चीज़ें मैं अलग से बताऊंगी आपको, पहले आप इसको देखिए या इससे भी समझ जाओगे। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, एक तरीके से ये दिखा रहा है कि जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, लेबर का। यहाँ पर अगर आप बनाओगे, ये आउटपुट जो है वो फंक्शन है कैपिटल का, ठीक है। जब यहाँ तक अगर आप इसको देख पा रहे हो, यहाँ तक जहाँ से इसका करव जो शेप चेंज करता, देखिए करव का शेप चेंज करने का क्या मतलब, पहले ये ऐसा है, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये ऐसा हो जाएगा। जहाँ से ये करव ऐसा होता है, ठीक है ना, यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये क्या दिखा रहा है, अगर आप इसको करोगे तो इस तरीके से ये आपको क्या दिखा रहा है कि चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन एल, कि चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन एल, लेबर में चेंज होने से उसके उत्पादन में कितना चेंज हुआ, ठीक है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। अगर आप यहाँ तक इसको देखते हो ना, यहाँ तक इस पॉइंट तक, ये थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ मैं कि चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन एल, ये देखिए यहाँ तक। उसके बाद देखिए इस पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे ना, ये तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ना उसकी इंक्रीज, यहाँ पर जो अनुत्पादन इंक्रीज कर रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट, ये टीपी भी मान सकते हो, टोटल प्रोडक्शन को शो करता है,
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक देखिए, इसके पीक पॉइंट यहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है ना, तो वहाँ पर जो उत्पादकता है ना फैक्टर की, वह 0 हो जाती है। ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फैक्टर की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इससे पहले आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, उसकी ज़्यादा है। ठीक है ना, इस पॉइंट से पहले, इससे पहले अगर आप इस एरिया में देखोगे ना, इस एरिया में, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि चेंज इन x और चेंज इन l ग्रेटर देन 0। इसके बाद इस पॉइंट के बाद आप लिखोगे कि चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन l लेस देन 0। ठीक है ना, यहाँ पर उसकी उत्पादकता क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। अब देखिए क्या नेगेटिव हो गई है, आप समझ पा रहे होगे कि उत्पादकता जो एक्स्ट्रा जो आप लेबर लगा रहे हो, देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन है लेबर का और यहाँ पर लेबर है। पहले एक बार मैं आपको थोड़ी सी एक बार बता देती हूँ। मैं आपको ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे फैक्टर को ज़्यादा लगाया जाता है, एक्स्ट्रा जो फैक्टर, जैसे मान लेते हैं कि एक मशीन है, ठीक है ना, उस मशीन की कैपेसिटी है कि उसके ऊपर सिर्फ 5% ही काम कर सकते हैं। जब तक आप 5 बंदों को लगाओगे, स्टार्टिंग में जब मान लिया जाए कि एक लगा हुआ था, तो वो उससे जितना कैपेसिटी थी उस मशीन की, उससे उतना उत्पादन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो उस इतना काम नहीं कर पाता था उस मशीन में। जैसे जैसे 5 तक बढ़ते जाएंगे, स्टार्टिंग में जो है ना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जब 5वें फैक्टर तक आप जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, लगाते रहो उस मशीन के ऊपर, तो उस मशीन से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, एक टाइम पर घट जाएगी। क्यों, अब देखिए मंडली बन जाएगी और आपस में बातचीत करेंगे तो काम धंधा छोड़ देंगे, तो इसलिए उत्पादन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लेबर का, एक्स्ट्रा की बात करिए तो उनका उत्पादन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन जो इस पॉइंट पर अगर हम लगाते हैं इतना लेबर, ठीक है, तो इतना लेबर लगाने तक क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पीक पर चला जाएगा। ये इनफ्लेक्शन का पॉइंट होता है, जहाँ से कराओ शेप चेंज करता है। उसके बाद देखिए इस एरिया में यहाँ तक, अभी मैंने बताया कि वहाँ तक फैक्टर को यूज किया जाता है जहाँ तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस एरिया में जहाँ तक टीपी जो है, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, देखिए यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन है ना, ये यहाँ तक टीपी इंक्रीज कर रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है बढ़ती दर से। बढ़ती दर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं कि 4 है उत्पादन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन है, 4 से आपका डबल से ज़्यादा हो जाए, मान लिया जाए कि यहाँ पर 9 हो जाए, तो डबल से ज़्यादा, तो ये इंक्रीज कर रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद क्या है, ये यहाँ तक इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, जैसे कि 4 से आपका डबल से कम हो जाए, मान लेते हैं कि 7 हो जाए, 6 हो जाए, तो वो इंक्रीज करा बटे डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद क्या होता है कि कांस्टेंट हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आपने 5 यूनिट लगाई, 5 यूनिट पर 15 लेते हैं और 6 पर भी 15 हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। उसके बाद यदि आप 7वीं यूनिट लगाते हो, 7वें यूनिट पर क्या हो जाए, मान लिया जाए कि 14 हो जाए, तो आपका उत्पादन घट जाएगा। ये टेबल भी बनवाऊंगी मैं आपको, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये पूछता कि यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर ये लेस देन है। अब इस डायग्राम में समझो, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है किसका, लेबर का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक अगर लेबर को लगाया जाता तो अच्छी बात है, यहाँ तक उत्पादन जो है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक। उसके जब टीपी इंक्रीज कर रहा है बढ़ती दर से, उसके बाद जब टीपी इंक्रीज करता है घटती दर से, तो मार्जिनल प्रोडक्शन घटता है, बट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 तो यहाँ जाकर होगा। तो जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होता है, 0 होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर टोटल प्रोडक्शन गिरेगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस एरिया मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर एमपी क्या था, इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर एमपी क्या है, डिक्रीज कर रहा है बट पॉजिटिव है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वो ये इस तरीके से पूछता। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए
जो लेबर में चेंज होने से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ तक ये जो है ना पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, इसके बाद क्या हो जाएगी नेगेटिव। उसी प्रकार से सेम इसका डायग्राम है किसका, कैपिटल का। आप यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ली है, वहाँ पर क्या करोगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ले लोगे। ठीक है, बनाओ तो बना देती हूँ एक बार थोड़ा सा हल्का सा। तो यहाँ पर क्या होगा, वही हो जाएगा कि चेंज इन एक्स चेंज इन के ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो x है और ये k है ये इक्वल टू 0। यहाँ पर ये x है और ये क्या है k है, ये लेस देन 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। वही इसी प्रकार से यहाँ पर आप कैपिटल लोगे, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ले लोगे। इस पॉइंट तक क्या है, कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ती है, उसके बाद यहाँ तक ये फिर क्या गिरना शुरू हो जाते हैं, बट पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद ये क्या है, तो इसका मतलब क्या करें, ये करें कि यहाँ तक अगर आप उत्पादन करते हो, यहाँ तक अगर फैक्टर का यूज करते हो तो ठीक है, यहाँ तक अगर फैक्टर का यूज करते हो तो ठीक है। अगर इससे आगे फैक्टर का यूज करोगे तो बेवकूफ़ कहलाओगे। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसका एक स्मूथ एक्सप्लेनेशन हम प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब, उत्पादन किस किस चीज़ से मिलके बनता है, यानी कि जो उत्पादन है वो किसका फंक्शन है। ठीक है, तो आपने देख लिया था किस किस का फंक्शन है, लेबर का, कैपिटल का। ठीक है, लेबर देखा आपने, कैपिटल देखा, फिर आपने रिटर्न्स टू स्केल्स देखा, रिटर्न टू स्केल देखा, उसके बाद आपने एफिशिएंसी के बारे में देखा। तो ये सब इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका आउटपुट। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। फिर आपने इसके बाद इसी फंक्शन से एक डायग्राम बनाए दो, एक लेबर के लिए, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जब एक्स्ट्रा आप लेबर लगाते हो तो आपने देखा कि इन करो कि कुछ ऐसी सेव थी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा फैक्टर का हम यूज करते हैं वैसे वैसे नेक्स्ट जो फैक्टर आता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरती जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ आपने देखी। अब उसके बाद फिर आपने ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने आपको ये डायग्राम इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन का और टोटल प्रोडक्शन के साथ जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसका रिलेशन आपको बताया, यानी कि इसका रिलेशन आपने यहाँ पर इस तरीके से देखा। ठीक है ना, ये रिलेशन देखा किसका, कैपिटल का भी और लेबर का भी। ये सारी चीज़ें आपने देखी वहाँ पर। अब इसके बाद आगे अब हम देखते हैं कि आइसो क्वांट भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है। आइसो क्वांट सेम कैसा होता है, इंडिफरेंस कर्व की तरह होता। इंडिफरेंस कर्व में क्या था कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता था, और आइसो क्वांट क्या है, दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। ये ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर। वहाँ पर क्या था कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता। जो आइसो क्वांट है वो क्या दिखाता, आइसो क्वांट का मतलब है एक कर्व के ऊपर जो उत्पादन है वो समान रहेगा। ठीक है ना, एक जैसा उत्पादन रहेगा। जैसे वहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व पर यूटिलिटी सेम रहती थी, यहाँ पर उत्पादन सेम रहेगा। वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता था। ये किस चीज़ के दिखाता है, दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। ठीक है ना, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहती थी, यहाँ पर क्या रहेगा, जो उत्पादन है वो कांस्टेंट रहेगा। वहाँ पर गुड्स के प्राइस कांस्टेंट थे, इसको अगर आप निकालोगे तो फैक्टर के प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एक जब आप आइसो क्वांट की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप जान चुके हो। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लेबर को लेते हैं, लेबर, और यहाँ पर हम कैपिटल को लेते हैं। ठीक है ना, ये लेबर है, लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। ठीक है, क्या, आइसो क्वांट। आइसो का मतलब समान मात्रा। ठीक है ना, आइसो का मतलब समान, क्वांट का मतलब मात्रा, समान मात्रा। जिस तरीके से वहाँ आपने इंडिफरेंस कर्व को देखा था, फिर उसके बाद बजट लाइन देखी थी, उस फिर इन दोनों का क्या देखा था, इक्विलिब्रियम को दिखाया था। उसी प्रकार से सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगी कि आप आइसो क्वांट को पहले देखिए, फिर आप आइसो कोस्ट लाइन को देखिए, फिर इनका इक्विलिब्रियम दिखाइए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखानी है। फिर इसके बाद जब इन चीज़ों को आप समझ लोगे, फिर यहाँ पर देखिए आज हम क्या क्या करने वाले। पहले सबसे पहले एक बार आइसो क्वांट का स्लोप देखेंगे, फिर आइसो कोस्ट लाइन का स्लोप देखेंगे, फिर उनका इक्विलिब्रियम देखेंगे। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर एक रिज लाइन बताऊंगी, रिज लाइन के बाद एक्सपेंशन पाथ बताऊंगी मैं आपको।
तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करेंगे जो कि शॉर्ट रन में, फिर हम रिटर्न टू स्केल करेंगे, ठीक है ना, फैक्टर रिटर्न टू फैक्टर करेंगे, रिटर्न टू स्केल करेंगे, ठीक है। रिटर्न टू फैक्टर की जब बात करते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं आता है, और स्केल में की बात करते हैं तो लॉन्ग रन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कोब डगलस देखेंगे, CES देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, डिस इकोनॉमिक्स क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। तो ये सारा मटेरियल आप करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ना हो और यूजलेस हो। आइसो क्वांट आप देख पा रहे हो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर इतना लेबर को ले रहे हो, इतना कैपिटल को, चाहे आप इस कॉम्बिनेशन को लो चाहे आप इस कॉम्बिनेशन को लो, किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर आप लेते हो तो आपका जो आउटपुट है वो इन सभी कॉम्बिनेशन यानी कि एक पूरे आइसो क्वांट पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और देखिए जिस तरीके से इंडिफरेंस करो सर्कल टाइप का होता है उसी प्रकार से ये भी क्या होता है कि अंडाकार होता है, ठीक है ना। उस अंडाकार में से सिर्फ हम ये वाला ही हिस्सा लेते हैं। अब ये वाला हिस्सा क्यों लेते हैं, इधर आ जाइए एक बार रिज लाइन के ऊपर, ठीक है। इस रिज लाइन को एक बार देख लेते हैं। ये पहले भी मैंने आपको मार्जिन प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया था, वही सेम यहाँ पर बात आपको बताई जाएगी। ये OA जो है ये एक रिज लाइन है, ये मतलब ये भी यानी कि OA और OB क्या है, रिज लाइन है, ठीक है। और ये किस तरीके का होता है, वैसे तो जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके का होता है, ये भी अंडाकार ही होता है, ठीक है। लेकिन हम इसके इस हिस्से को ही लेते हैं आइसो क्वांट का जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, जो डाउनवर्ड स्लोप होता है उसी हिस्से को लेते हैं। रीजन क्या, उस रीजन को हम जानेंगे। ये देखिए ये रिज लाइन है, ये रिज लाइन, अगर हम इन रिज लाइन्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, अगर हम इन रिज लाइन्स के ऊपर होते हैं तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर फैक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। फैक्टर की जो फैक्टर्स आप ले रहे हो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको रिकॉल कीजिएगा, जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आपने बनाया था, इस तरीके से ये टोटल प्रोडक्शन था, ठीक। और यहाँ पर लेबर और कैपिटल का तो बनाया था आपने। ये देखिए यहाँ पर जब ये पहले इस पॉइंट तक तो क्या था, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज किया था, फिर डिक्रीज किया और फिर ये क्या होगा था, नेगेटिव होगा था। अब ये वही चीज़ है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये जो एरिया ये आपको बताता कि इस एरिया तक की बात करता, यहाँ तक की, ठीक है ना। ये यहाँ तक की बात करता, यहाँ से या लिखो O से B तक की बात करता है, ठीक है। इतने कि जब हम इतना लेबर लगाते तो उस लेबर तक अगर आप लगाते हो तो ये क्या होता है कि आपका आउटपुट क्या है, एक्स्ट्रा लेबर या एक्स्ट्रा कैपिटल के लगाने से जो फैक्टर का आउटपुट है वो इंक्रीज कर रहा है बट ए डिक्रीजिंग रेट। लेकिन यहाँ तक आप देख रहे हो है तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सारे ये पॉइंट है, ठीक है ना। ये रिज लाइन के ऊपर जो है ना ये पॉइंट है। तो यहाँ पर जब आपने देखा था लेबर की बात की थी तो लेबर वाला ओरिजिन ये है। तो इन सभी पॉइंट्स पर जो है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, 0 है, ADCF के ऊपर, ठीक है ना। जैसे ABCDE है, ये EF। इधर अगर आप देखोगे तो कैपिटल है, तो इनके हर पॉइंट पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो क्या है, 0 है। अगर आप इसको क्रॉस करते हो, अगर इससे ज़्यादा आप लेबर का यूज करते हो, इससे ज़्यादा अगर आप फैक्टर को लगाओगे तो उस फैक्टर के लगाने से क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोडक्टिविटी तो घटेगी लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप इसके बाहर अगर जाकर उत्पादन करना चाहते हो तो क्या होगा, देखिए आउटपुट तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पॉइंट के ऊपर एक बार आप देखिए। आप मान लो कि इतना लेबर का यूज करते हैं, ये 100 यूनिट को मान लेते कि दिखा रहा है और इतना कैपिटल का, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कैपिटल को बढ़ा दो, कैसे किया बनवा, उत्पादन तो उतना ही रहा तो क्या फ़ायदा हुआ, बल्कि फैक्टर का ही ज़्यादा यूज करो। तो इसका मतलब क्या कि अगर इसके बियॉन्ड आप फैक्टर को ज़्यादा लगाते हो, जो भी फैक्टर है लेबर और कैपिटल है उनका अगर ज़्यादा यूज करते हो तो वो क्या होगा, उनका उत्पादन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा फैक्टर को जो लगाओगे उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सिर्फ यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो फैक्टर की प्रोडक्टिविटी है पॉजिटिव है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसी को बोलते हैं हम एफिशिएंट रेंज ऑफ आउटपुट, यानी कि इस रेंज के अंदर यदि प्रोड्यूसर जो है आउटपुट करता तो अच्छा है, अगर इस रेंज के बाहर जाता तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स आर डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव, ठीक है ना। इनके बीच में क्या है, सीमांत उत्पादकता हो सकता है कि गिरती हो, ठीक है ना, गिर रही हो लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है। द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आइसो क्वांट, वो करें कि लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आइसो क्वांट, ये लोकस
ठीक है ना, ये जो जुड़े हुए हैं आइसोक्वांट से, वो करेंगे द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आइसोक्वांट्स वेयर द मार्जिन प्रेडिक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स आर जीरो फ्रॉम द रिज लाइन, ठीक है ना। इन रिज लाइन पर जो फैक्टर की प्रेडिक्टिविटी है वो क्या है, जीरो। ऊपर वाली पर कैपिटल की, नीचे वाली पर वो पूछते हैं कि अपर जो रिज लाइन है वहां पर मार्जिन प्रेडिक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो है या लेबर, तब मार्जिन प्रेडिक्टिविटी ऑफ कैपिटल लिखोगे, यहाँ पर लेबर की लिखोगे। सीमांत उत्पादकता, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? सीमांत उत्पादकता का क्या मतलब होता है कि जब आप एक्स्ट्रा फैक्टर का यूज करते हो, उस एक्स्ट्रा फैक्टर का जो उत्पादन होता है, एक्स्ट्रा फैक्टर जो उत्पादन करके देगा वो मार्जिन प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। जैसे कि आपने मान लेते कि एक लेबर लगाई, ठीक है, उसका उत्पादन है मान लेते कि 20 यूनिट, सेकेंड लगाई तो मान लेते कि 45 यूनिट। तो अब 45 में से अगर 20 आप माइनस करोगे ना तो नेक्स्ट वाले का 25। देखिए अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट आपने लेबर लगाई तो उसका उत्पादन है जो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन ले लेते हैं। तो 1 यूनिट अगर आप लेबर की लगाते हैं तो मान लेते हैं कि 20 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन भी कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा क्योंकि एक ही है ना। दूसरी लेबर लगाई तो मान लेते हैं कि 45 है, ठीक। 45 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 25। ये कुछ भी आ सकता है, यहाँ 25 की जगह यहाँ पर 15 भी आ सकता है, वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस एक्स्ट्रा लेबर का उत्पादन ये होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद देखिए, इसलिए हम इसी को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये रिज लाइंस का इसके साथ देख सकते हो, और जो पहले वाला डायग्राम मैंने ये बनवाया था तो इनके साथ आप संबंध बना सकते हो। उसके बाद आप देख लीजिए, इसका स्लोप देखेंगे हम, ठीक है ना, फिर इसका स्लोप देखेंगे, फिर इक्विलिब्रियम देखेंगे। जिस तरीके से आपने देखा था कि जो इंडिफरेंस करा हुआ है, ठीक है, उसका जो स्लोप होता, स्लोप क्या था वहाँ पर, स्लोप था क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, या माइनस चेंज इन क्या था, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, इस तरीके से था ना। तो वैसे ही यहाँ पर इसका स्लोप भी देखना, इसको या तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलो लेबर एंड कैपिटल में, या MRS भी बोल सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। अब ये ध्यान रखना, पेपर में कई बार लिखते तो हम ऐसे ही हैं क्योंकि ओ एक्सिस पर हम लेबर लेते हैं, ओ वाई पर हम कैपिटल लेते हैं, इसलिए लेबर यहाँ लिखते हैं और कैपिटल यहाँ लिखते हैं। वो आपको अगर ये डायग्राम ही नहीं देता और सिर्फ से यहाँ पर कैपिटल लिख दे, यहाँ पर लेबर, तो इसका रिवर्स कर देना, वहाँ पर लेबर चली जाएगी, यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी। अब देखो, अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, सीमांत जो एक तरीके से तकनीकी जो प्रतिस्थापन की दर है, किसमें, फैक्टर्स में, लेबर में और कैपिटल में। अब देखिए, अगर मार्जिनल प्रेडिक्टिविटी ऑफ लेबर निकालनी है आपने तो क्या निकालोगे कि चेंज इन एक्स, या कोई भी क्वांटिटी आउटपुट लिख सकते हो, यहाँ पर चेंज इन आउटपुट लिख सकते हो, आउटपुट की जगह मैंने एक्स रख दिया, चेंज इन एल। तो लेबर में चेंज होने से जो आउटपुट में चेंज आएगा वो उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, सीमांत उत्पादकता कहलाएगी लेबर की, ठीक है। ये था आपका पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा इस तरीके से लिखा होता ना, ये होता है आपका एक तरीके से, वो क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव था, ये आपका टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर, इसका जो स्लोप है ना, ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल माइनस चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन एल। ये आपने इस डेरिवेशन से इसी को निकालना है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम एक एक्स्ट्रा लेबर को इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए हमें कितना जो है कैपिटल को डिक्रीज करना पड़ेगा। हम लेबर को जो इंक्रीज करेंगे उसके बदले में हमें कैपिटल को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, या छोड़ना पड़ेगा। आप ये बोल सकते हो कि हमें इतना अगर लेबर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कितना कैपिटल को छोड़ना पड़ेगा, ये इसका मतलब ये बोल सकते हो। तो ये जो है ना, जब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ना, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, जब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल में घटती हुई होती है। ये मैंने इंडिफरेंस करो में बताया था आपको। दूसरा देखिए, जब ये कॉनकेव होता नहीं, वैसे तो ऐसा ही होता, लेकिन मैं पूछ लेता आपसे कि अगर ये जो कॉनकेव हो तो वहाँ पर क्या होगा, ये बढ़ती हुई हो जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीजिंग हो जाएगी। अगर ये होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन हो तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर MRS कांस्टेंट थी ना, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट रेट से, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे लेबर और कैपिटल, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने आपको ये बता दिया पहले वाली वीडियो में। अगर ये इस तरीके की हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल क्या होगा, जीरो होगा। कुछ भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं कर पाओगे, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है लेबर और कैपिटल में। यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, कि अगर आप देखिए एक टाइम पर आपके पास कैपिटल है और ये लेबर है, अगर लेबर आपके पास जीरो तो इतना कैपिटल से इस उत्पाद को बना सकते हो, ठीक।
ये चीज़ को बता रहे हैं हम। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसके स्लोप को, इसको निकालने के लिए हमें किस तरीके से इसको ड्राइव करना पड़ेगा, एक तरीके से इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। देखिए ये है कुल उत्पादन, ठीक, टोटल उत्पादन को दिखा रहा है। जैसे अभी कर्व बनाया था ना हमने कि ये टोटल उत्पादन को दिखाता है, ठीक, टोटल उत्पादन को दिखा रहा। आइसो क्वांट, एक आइसो क्वांट पर टोटल उत्पादन ये होगा। ये किस किस से मिलकर बना है, लेबर के उत्पादन से और कैपिटल के उत्पादन, क्योंकि लेबर का और कैपिटल का जो भी सीमांत उत्पादन है उससे मिलकर, क्योंकि आप सभी जानते हो टोटल उत्पादन क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे है, यहाँ पर एक बार छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से है। कि जैसे अभी आपने देखा था कि हमने एक लेबर लगाई, टोटल प्रोडक्शन था हमारा कितना था, 20 था। सेकंड लगाई तो हमारा कितना था, 45 हो गया था। अगर यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन आप निकालोगे तो कितना, 20 है, ये 25 है, ठीक है। अब अगर 25 को 20 को आप प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा, 45 के बराबर ही आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, दोनों का मिला के 45 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो टीपी होता है ना, वो समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें। तो इसका मतलब क्या कि जो कुल उत्पादन है ना, वो किससे मिलकर बना है, इन दोनों के उत्पादन से। अब देखिए टोटल उत्पादन ये हो गया आपका, इतना लेबर का है, इतना कैपिटल का। लेबर में चेंज आने से उसके उत्पादन में ये चेंज आया, कैपिटल में चेंज आने से उसके उत्पादन में ये चेंज आया। दोनों के चेंज को अगर समीशन कर देते हो, जोड़ देते हो, तो कुल उत्पादन निकलेगा। एक आइसो क्वांट पर अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो 100 का ही रहेगा, तो कुल उत्पादन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए टीपी की जगह हम 0 रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, 0 रख देते, वैसे ही यहाँ पर इसको 0 रख देंगे। अब देखिए इस के को हम इस साइड उठा लाएंगे, क्योंकि हमें निकालना माइनस चेंज इन के डिवाइड बाई चेंज इन एल। तो जब इसको इस साइड लेकर आओगे तो ये वाला हिस्सा माइनस का हो जाएगा, ये तो इसी साइड है, ये तो प्लस का ही रहेगा। उसके बाद देखिए अब क्या करोगे आप, इस के को तो इधर रखोगे और इसको, इस हिस्से को उठाकर ना, ये चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन, ये एक्स लिखो, आउटपुट लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो चेंज इन क्यू, ठीक है ना, चेंज इन वाई, आपकी मर्जी है। मैंने एक्स से डिनोट किया आउटपुट को। यहाँ पर आप देखिए अब क्या करोगे आप, इसके नीचे जो है इसको ले आओगे और इस सारे को आप ले जाओगे इस साइड, ठीक है ना, इसके नीचे ले जाओगे। जब आप इसको इसके नीचे लेकर जाओगे तो ये इस साइड रह जाएगा चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन एल, ये इधर है ही चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन एल, और नीचे जाकर ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन के। ये होता है सीमांत उत्पादन। यहाँ पर भी लिख सकते थे ऐसे सेम अलग से कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसको यहाँ पर लिख सकते थे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर ये सीधा सिंपल क्या हो जाएगा, ये है लेबर की प्रोडक्टिविटी, एक्स्ट्रा लेबर के लगाने से जो उसका उत्पादन है, और ये है कैपिटल की प्रोडक्टिविटी। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। और कई बार ये लिखा होता है MRS लेबर एंड कैपिटल, तो आप इसको इस तरीके भी लिख सकते हो, तो ये कोई गलत नहीं होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसमें, श्रम में और पूंजी में, ठीक। ये इसका स्लोप हो जाएगा, ये इसका स्लोप निकल कर आ गया एक तरीके से, इसका स्लोप, ठीक। तो ये इक्वेशन भी आप याद रखोगे। उसके बाद देखिए जब आपने आइसो क्वांट देख लिया है तो उसके लिए कोस्ट लाइन भी चाहिए आपको। अब कोस्ट लाइन चाहिए, कोस्ट लाइन, उसके बाद क्या होगा, स्लोप चाहिए। तो जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन आपको क्या दिखाती है, कोस्ट बताती है, लागत बताती है। जैसे वहाँ पर आपने बजट लाइन देखा था ना कि एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, और ये आपकी इनकम दी हुई है, इससे इनकम दी हुई इनकम से बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना, बजट बाधा है कि आप इसके, या तो हो सकता है कि बिल्कुल मैक्सिमम इतना वाई खरीद लो, मैक्सिमम अगर आप वाई को 0 करते हो तो मैक्सिमम एक्स इतना खरीद सकते हो, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो। उसी तरीके से सेम है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लेबर है और यहाँ पर कैपिटल है, ये आपकी जो लागत आएगी कुल, कि इस लेबर के ऊपर जो खर्च किया और कैपिटल के ऊपर जो खर्च किया है, इन दोनों का जो खर्चा है उससे मिलाकर आपकी कॉस्ट बनेगी। देखिए जो कुल लागत है वो कैसे बनेगी, आपकी कुल लागत इस तरीके से बनेगी कि ये लेबर लगाई मैंने, ये उसको मजदूरी दी, ये मैंने कैपिटल लगाई, ये उसके ऊपर ब्याज दिया, ठीक। उसके बाद आगे देखिए टीसी में से अगर हम इसमें से ये लेबर को जो दिया है उसको हम घटा दें, ठीक है, जितनी भी लेबर लगाई है, तो हमारे पास कैपिटल का निकल कर आ जाएगा ना। हमें निकालना है कोस्ट लाइन का स्लोप। तो अब देखिए इसमें से अब क्या करोगे, इस साइड के रखोगे, जैसे उस साइड एम रखा था ना, वहाँ पर वाई रखा था, ठीक है ना, वाई, और इस साइड ऐसे आया था बजट लाइन में वाई इक्वल टू एम बाई पी वाई,
और माइनस में पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई, ठीक, और इंटू में एक्स, ये निकल कर आया था ना स्लोप। तो उसी प्रकार से यहाँ अब क्या करोगे, अब आप इस चीज़ को माइनस, इस चीज़ को लेकर आओगे, इस आर को सबके नीचे ले आओगे, तो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन कोस्ट लाइन कहलाएगा। ये स्लोप ऑफ कोस्ट लाइन होगा, स्लोप ऑफ कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्लोप निकल कर आ गया कोस्ट लाइन का, और आइसो क्वांट का स्लोप आपने देख ही लिया है, और रिज लाइंस क्या होती हैं ये भी आपने देख लिया। और ये एक चीज़ है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा मेथड अगर इसके बाहर उत्पादन करोगे। इसको इकोनॉमिक रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक एफिशिएंट रेंज होती है। यहाँ पर जो सीमांत उत्पादन होता है फैक्टर का, वो डिक्रीज तो करता है, डिमिनिश तो करता है, बट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसके ऊपर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर लेबर का जीरो हो जाएगा, लोअर वाली रिज लाइन पर, ऊपर वाली पर कैपिटल का जीरो हो जाएगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंशन पाथ के बारे में, विस्तार पथ जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, या मैं नीचे लिख देती हूँ, एक्सपेंशन पाथ, एक्सपेंशन पाथ या फिर विस्तार पथ। इस विस्तार पथ को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक आपको आइसो क्वांट चाहिए और दूसरा आपको आइसो कोस्ट लाइन चाहिए। देखिए ये आपकी आइसो कोस्ट लाइन है, ए बी, ओ एक्स पर आपने लेबर को लिया है, ओ वाई पर आपने कैपिटल को लिया है। ये आपका आइसो क्वांट है जहाँ पर इसको टच करता है। इसके बाद देखिए आइसो एक्सपेंशन पाथ कैसे निकालेंगे हम। एक्सपेंशन पाथ को हम बोलते हैं स्केल लाइन के नाम से भी जानते हैं। स्केल लाइन पैमाना जो रेखा होती है, ठीक है ना, इसको पैमाना रेखा बोलो या स्केल लाइन के नाम से भी इसको जानते हैं। यदि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, देखिए एक होता स्लोप, जैसे वहाँ पर आपने देखा था ना कि स्लोप होता है कि यहाँ से बस ये इस तरीके से हो जाए या फिर वो इस तरीके से हो जाए आपका, ठीक, कुछ भी, बट लेकिन जब शिफ्टिंग की बात करते हो तो क्या होता है, इस तरीके से होता है ना। तो अगर हमारी ये कोस्ट लाइन ए से ए, बी से A1 B1 हो जाती है, A1 B1, यहाँ पर फिर ये आइसो क्वांटिस को टच करता, ये कोई ए पॉइंट, ये कोई हम लिख लेते हैं एस, और ये कोई टी पॉइंट है। इनके अगर हम इसको निकाल लें इस पॉइंट को इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन लाइन। तो देखिए एक्सपेंशन पाथ या स्केल लाइन, एक्सपेंशन पाथ किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है। एक आइसो कोस्ट लाइन चाहिए, एक आपको आइसो क्वांट चाहिए। और इस एक्सपेंशन पाथ के अगर हम एस और टी पॉइंट से एक लाइन खींच दें तो वो हमारी जो लाइन है वो एक्सपेंशन पाथ कहलाएगी या विस्तार पथ कहलाएगी। जैसे वहाँ पर आपने देखा था ना कि आपका बजट लाइन थी, ये इंडिफरेंस कराओ था, फिर ये आपकी बजट लाइन शिफ्ट कर गई थी, यहाँ पर ये तो आपने निकाला था इनकम कंजम्पशन कराओ। तो उसी प्रकार से ये क्या है, एक्सपेंशन पाथ है, विस्तार पथ है। तो ये जो एक्सपेंशन पाथ यहाँ पर निकल कर आया है, मान लेते कि कोई भी ओडी या ओडी जो लाइन है या क्या कहलाएगी, विस्तार पथ या एक्सपेंशन पाथ। इसके ऊपर क्या होता है, आइसो प्रोड्यूसर है ना इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन करने वाला वो संतुलन में होगा एस और टी पॉइंट पर। इसी क्या क्या विशेषताएं पेपर में कैसे पूछता है, इनके हर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एस और टी पर स्लोप ऑफ आइसो क्वांट यानी कि चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन एल, या ये बोलो कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल किसके बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ कोस्ट लाइन। आइसो क्वांट का स्लोप उसकी कोस्ट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। ये इसका स्लोप है और ये इसका स्लोप, और जो आइसो क्वांट है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए इस पॉइंट पर। अब देखिए जो वेज है ये प्राइस ऑफ लेबर होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये प्राइस ऑफ कैपिटल होते हैं। ये स्लोप है किसका, आइसो कोस्ट लाइन का। W/R लिखो, PL डिवाइड बाई PK लिखो, PL डिवाइड बाई PK लिख सकते हो। अब इन कोस्ट इस एस और टी पर होता क्या, इसको हम बोलते हैं लीस्ट कोस्ट कॉम्बिनेशन। क्या होता है, लीस्ट कोस्ट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि इतना हम लेबर का यूज करें, यहाँ पर इतना कैपिटल का, और इतना हम यहाँ पर लेबर का यूज करें, इतना कैपिटल का। ये लेबर और कैपिटल के जो कॉम्बिनेशन है ना,
ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन है, प्रोड्यूसर ने जो भी उत्पादन करने वाला है, जो भी उत्पादन कर रहा है, उसने एक ऐसे कॉम्बिनेशन चूज किए हैं लेबर और कैपिटल के कि ऐसे देखो कॉम्बिनेशन बना बना कर देखा कि अगर मैं इतनी लेबर का यूज करता हूँ, इतनी कैपिटल का यूज करता हूँ, इतना ये यूज करता हूँ, तो कहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर मेरी कॉस्ट कम से कम आएगी। तो ये वो कॉम्बिनेशन चूज किए हैं जो एक्सपेंशन पाथ के ये जो पॉइंट्स हैं, ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पर वो जितना कर सकता था कॉस्ट को कम उसने कर लिया। तो इसलिए इसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा देखिए, इन पॉइंट्स के ऊपर एसओटी पॉइंट्स पर यानी कि एक्सपेंशन पाथ के ऊपर है, जो फैक्टर के प्राइस है ना, लेबर के प्राइस, पहले जिस रेट से लेबर आपको मिल रही थी, जिस रेट से आपको कैपिटल मिल रही थी, वो प्राइस यहाँ पर दिए हुए हैं कांस्टेंट। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, साधनों के प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। बट आगे देखिए कि लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो चेंज हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर चेंज कैसे हो गया? हो सकता है कि इस कॉम्बिनेशन पर आप कितना ले रहे हो, मान लो कि 3 ये ले रहे हो और मान लेते कि 2 ये ले रहे हो, या 3, जितना भी आप मान सकते हो 2 ले लेते। अब यहाँ पर देखते 4 इधर ले रहे हो और आप मान लो कि 3 इधर ले रहे हो, तो 3 और 2, 3 लेबर ले रहे हो और 2 ये ले रहे हो। लेबर को मान लेते हैं कि बेच देते हैं 20 रुपये, ठीक है ना, और जो कैपिटल के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देते हैं 10 रुपये। तो टोटल मिलाकर कितना खर्चा? 30 रुपये। 30 रुपये हो रहा है ना यहाँ पर। जब 30 रुपये खर्चा है, कितना? एक लेबर के ऊपर, एक लेबर के ऊपर, 3 लेबर के ऊपर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 2 मशीनरी के ऊपर कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल खर्चा कितना होया यहाँ पर? 80। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 है, 4 लेबर है, तो 4 लेबर पर मान लेते कि कितना हो जाएगा? 4 लेबर पर 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 8, 9, 10, 11 यानी कि 110 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि एक्सपेंडिचर जो आपकी कॉस्ट लाइन शिफ्ट कर रही है, तो एक्सपेंडिचर तो चेंज होगा, लेकिन जो फैक्टर के प्राइस हैं वो क्या रहेंगे? दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से करिएगा। अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आपने एक्सपेंशन पाथ भी कर लिया है, रिज लाइन भी आपने कर ली है, सब कुछ आपने देख लिया। अब आगे इसका जो रहेगा वो करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वो बहुत जल्दी हो जाएगा आपको, क्योंकि उसकी बहुत सारी बेसिक चीजें आप समझ चुके हो। अब देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में देखिए, यह जिसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम बोलते हैं या असमान आनुपातिक प्रतिफल का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सारे नाम हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, दूसरा लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न, असमान आनुपातिक प्रतिफल का नियम। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा। इसका मतलब क्या? परिवर्तनशील अनुपात का नियम, घटते बढ़ते अनुपात का नियम आप इसको बोल सकते हो। ये होता शॉर्ट रन में। ठीक, घटते बढ़ते अनुपात का जो नियम पढ़ते हो ना, वो शॉर्ट रन में होता है। जो रिज लाइन अभी आपने की है ना, वो रिज लाइन भी आपकी ये सेम ही स्टेज को दिखाएंगी। ठीक है ना, इसको भी साथ के साथ में मैं बता दूंगी, ये वाली। अब आपको मैं बताऊंगी कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये जो अब ये नियम पढ़ रहे हो, ये नाम से स्पष्ट है कि वेरिएबल प्रोपोर्शन या नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स। इसका मतलब क्या? घटते बढ़ते अनुपात का नियम। घटते बढ़ते अनुपात का नियम ये है कि पहले जब यहाँ पर आप उत्पादन देखोगे ना, बढ़ेगा बढ़ती दर से, फिर बढ़ेगा घटती दर से, और फिर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, फिर गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको घटते बढ़ते अनुपात का नियम बोलते हैं। इस नियम में क्या खासियत है? एक तो इस नियम में से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जो लिखे हुए। दूसरी बात क्या, यहाँ पर ये होता है कि एक फैक्टर को क्या मान लेते हैं हम? कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, और जो दूसरा जो फैक्टर है उसको हम वेरिएबल मान दे। क्या बोला मैंने कि एक फैक्टर को क्या